नमस्कार दोस्तों, पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से साहित्य प्रेमी दोस्त जानते होंगे, सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री भीष्म साहनी और सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री बलराज साहनी सगे भाई थे। आज श्री भीष्म साहनी जी के लिखे संस्मरण आज के अतीत का कुछ भाग, जिसमें उन्होंने अपने भाई बलराज साहनी के साथ बिताए अपने बचपन और उस बचपन की खट्टी मीठी यादों को संजोया है। आज का सफ़र शुरू करें उससे पहले पंथ पड़ाव में पहली बार ठहरे दोस्तों से गुजारिश कि पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ज़िंदगी में तरह तरह के नाटक होते रहते हैं। मेरा बड़ा भाई जो बचपन में बड़ा आज्ञाकारी और भला मानस हुआ करता था, बाद में जुझारू स्वभाव का होने लगा था। मैं जो बचपन में लापरवाह, बहुत कुछ आवारा मस्त मौला हुआ करता था, भीरू स्वभाव का बनने लगा था। अब सोचता हूँ इसमें मेरे शुभचिंतकों का अच्छा खासा योगदान रहा था, जो बात बात पर मेरी तुलना बलराज से करते रहते। जिसके मुंह से सुनो बलराज के ही गुण गाता। मंत्री जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे में उतना ही अंतर है जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। वह गोरा चिट्टा है, हंसमुख है, फुर्तीला है, जबकि छोटा मरियल है। उसे तरह तरह के खेल सूझते हैं। वह लिखता है तो मोती पिरोता है, जबकि छोटा मनमानी करता है, आवारा घूमता है, पढ़ने लिखने में उसका मन ही नहीं लगता। पर धीरे धीरे न जाने कब से और क्यों कर एक प्रकार की हीन भावना मेरे अंदर जड़ जमाने लगी। वह गोरे रंग का है, मैं सांवला हूँ। वह हष्ट पुष्ट है, मैं दुबला हूँ। वह शरीफ है, मैं गालियाँ बकता हूँ, टप्पे गाता हूँ। अब तक तो हमारा रिश्ता बराबरी का रहा था। यह सब सुनते सुनते मैं भी उससे दबता नहीं था। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी राह जाता था। पर अब लोगों की टिप्पणियां सुन सुनकर मेरा मन बुझने लगा था। धीरे धीरे हमारे बीच पाए जाने वाले अंतर का बोध मुझे स्वयं होने लगा था और मैं अपने को छोटा महसूस करने लगा था। यहाँ तक कि मैं मानने लगा था कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ उसी में कोई दोष रहा होगा। मैं उससे ईर्ष्या तो करता ही था, पर यह ईर्ष्या मुझे विचलित नहीं करती थी। मैं अपनी धुन में जो मन में आता करता रहता था। पर अब मैं उससे खम खाने लगा था। अब एक ओर ईर्ष्या, दूसरी ओर अपने छुटपन का बोध, और इस पर उसके प्रति श्रद्धा भाव। यह अजीब सी मानसिकता मेरे अंदर पनप रही थी। पहले उसकी पहलकदमी पर चकित हुआ करता था। उसे नए नए खेल सूझते थे, मैं उत्साह से उनमें शामिल हो जाता, पर हमारे बीच बराबरी का भाव बना रहता। पर अब तो वह मेरा हीरो बनता जा रहा था। यदि उसके प्रति मेरे अंदर विद्रोह के भाव उठते तो बेहतर रहता। तब मैं अपनी जगह पर तो खड़ा रहता। अब तो जो वह कहता वही ठीक था। मैं उसका अनुसरण करने लगा था, और चूंकि वह मुझसे प्यार करता था, बड़े भाई का सारा वात्सल्य मुझ पर लुटाता था, मैं उत्तरोत्तर उसका अनुगामी बनता जा रहा था। वह नाटक खेलता तो मैं भी चाव से उसके साथ नाटक खेलने लगता। वह तीर कमान चलाने लगता तो मैं भी वही करने लगता। और इस वृत्ति ने ऐसी जड़ जमा ली कि धीरे धीरे मेरी दबंग तबीयत शिथिल पड़ने लगी। इस नए रिश्ते को मेरे प्रति उसके स्नेह ने और भी मजबूत किया। जब मैं उससे झगड़ता तो वो मुझे बाहों में भर लेता। एक साथ एक ही बिस्तर में सोते हुए जब मैं गुस्से से उसे लातें जमाता, उसका हाथ नोच डालता, तब भी वह मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। इस तरह मेरी अपनी मौलिकता बहुत कुछ दबने लगी थी। यह श्रद्धा भाव मेरे स्वभाव का एक ऐसा अंग बना कि धीरे धीरे हर हुनरमंद व्यक्ति को मैं अपने से बहुत ऊंचा और स्वयं को बहुत नगण्य और छोटा समझने लगा। हम लोग अपने घर में ईश्वर स्तुति के भजन गाते थे। संध्योपासना से जुड़े मंत्र, नीति प्रधान दोहे, चौपाइयाँ आदि। पर ये लोग साहित्यिक कृतियों पर अधिक बातें करते। अब सोचता हूँ तो दूर बचपन में ही घर में ऐसा माहौल बनने लगा था। माँ के मुंह से सुनी हुई कहानियाँ, विषाद भरे गीत,
आर्य समाज के जलसों में सुनी दृष्टांत कथाएं, जलसों पर से ही प्राप्त होने वाले कहानी संग्रह आदि हमारी रुचियां यदि साहित्योन्मुख हुई तो इसका श्रेय बहुत कुछ हमारे घर के वातावरण को है और उसमें इन फुफेरी बहनों की बहुत बड़ी देन रही। किसी झटके से हम लोग साहित्य की ओर उन्मुख नहीं हुए। इस तरह जब लिखना शुरू किया तो उसके पीछे कोई विशेष निर्णय अथवा आग्रह रहा हो, ऐसा नहीं था। कोई नया मोड़ काटने वाली बात नहीं थी। निर्णय करने का अवसर तब आया था जब साहित्य सृजन को जीवन में प्राथमिकता दी जाने लगी। तब अन्य सभी व्यस्तताएं गौण होने लगी थी। जन्मजात संस्कारों की भी संभवतः कोई भूमिका रही होगी। हमारे घर में जब भी हमारे पूर्वजों की चर्चा होती तो माँ हमारी दादी के बहुत गुण गाया करती। वह तो उन्हें देवी कहा करती। जब भी उनकी बात करती तो बड़े श्रद्धा भाव से। एक घटना की चर्चा तो वो अक्सर किया करती। तुम्हारी दादी भी कवित कहती थी ईश्वर भक्ति के। बड़े नेम धर्म वाली स्त्री थी, पूजा पाठ करने वाली देवी थी देवी। और माँ सुनाती, तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई भरी जवानी में चल बसा था, न जाने उसे क्या रोग हुआ, देखते देखते चला गया। तुम्हारी दादी के लिए यह सदमा सहना बड़ा कठिन था, पर वह शांत रहीं। अपने जवान बेटे का सर अपनी गोद में रखे सारा वक्त जाप करती रही। जात बिरादरी की औरतें टिप्पणी कसती रहीं, हाय हाय ये कैसी संग दिल माँ है, बेटा जवान चला गया और विलाप तक नहीं करती, रोती तक नहीं। इस दिशा में एक और चौंकाने वाला अनुभव हुआ। बरसों बाद जब मैं स्वयं कहानियाँ लिख लिख कर पत्र पत्रिकाओं को भेजने लगा था और पिताजी मेरे भविष्य के बारे में शंकित से हो उठे थे, तो एक दिन अचानक ही कहने लगे, मैंने भी एक बार नॉवल लिखा था। मैं चौंका। यह मेरे लिए सचमुच चौंकने वाली बात थी। पिताजी तो व्यापारी थे और हम दोनों भाइयों को अपने ही कारोबार में शामिल करना चाहते थे। आपने कभी बताया तो नहीं, मैंने कहा। 10वीं कक्षा में परीक्षा दे चुकने के बाद मैंने वो नावल लिखा था। फिर क्या? बात आई गई हो गई। उन्होंने इस लहजे से कहा मानो मूर्खों की सी हरकतें छोटी उम्र में हर कोई करता है। इसमें अचरज की क्या बात है? संभव है कहीं न कहीं साहित्य सृजन ने हमारी रुचि किसी हद तक हमें संस्कार रूप में अपने ही परिवार से मिली हो, और बलराज की साहित्यिक रुचि तो शीघ्र ही कविता से व्यक्त होने लगी थी। गुलदस्ता से क्यों तूने ठुकरा के मुझे फेंका, गौ घास पे उगता हूँ, क्या फूल नहीं हूँ। उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में यह शेर कहा था, और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो बलराज ने पूरी की पूरी कविता अंग्रेजी में भगत सिंह की पुण्यतिथि पर कह डाली थी। हम अपने संस्कार सचेत रूप से ग्रहण नहीं करते। कब कौन सी घटना कहीं गहरे में अपनी छाप छोड़ दे, हम कुछ नहीं जानते। कुछ यादें मरती नहीं। कुछ घटनाओं अनुभवों की यादें तो बरसों बाद भी दिल को मथती रहती हैं, भले घटना अपना महत्व खो चुकी हो और अब उसका डंक कब का टूट चुका हो। ऐसी ही एक याद मेरे हॉकी संबंधी अनुभवों से जुड़ी है। कॉलेज में दाखिले के दूसरे साल मैं कॉलेज की हॉकी टीम में ले लिया गया था, और उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का पहला मैच लॉ कॉलेज के विरुद्ध खेलने जाना था। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। आखिर मेरे दिल की साध पूरी हुई थी। अब भी उस घटना को याद करता हूँ तो दिल को झटका सा लगता है। जब टीम मैदान में उतर रही थी और मैं मैदान की ओर बढ़ रहा था, तो कप्तान ने मुझे बुलाकर मेरी जगह एक अन्य खिलाड़ी अताउल्ला नून को बुला लिया। मैं तो भौचक्का सा देखता रह गया था। खेल शुरू हो गया। मैं ग्राउंड के बाहर खेल की पोशाक पहने, हाथ में स्टिक उठाए, हैरान सा खड़ा का खड़ा रह गया। फिर मेरे अंदर ज्वार सा उठा और मैं वहाँ से लौट पड़ा, साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। मैं थोड़ी दूर ही गया था कि दूसरी ओर से कॉलेज की टीम का एक पुराना खिलाड़ी प्रेम साइकिल पर आता नजर आया। वह मैच देखने जा रहा था। मुझे लौटता देखकर वह हैरान रह गया। क्यों?
क्या मैच नहीं हो रहा? लौट क्यों रहे हो? मैंने केवल सिर हिला दिया। वह आगे निकल गया। मैं बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और रोता हुआ घर पहुंचा। घर लौटते ही मैंने हॉकी स्टिक को एक कोने में खड़ा रखा और मन ही मन गांठ बांध ली कि अब हॉकी के मैदान का मुंह नहीं देखूंगा, हॉकी स्टिक को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 बरस तक बेहद चाव से और सब कुछ भूलकर खेलते रहने के बाद मैंने सहसा ही हॉकी के मैदान की ओर पीठ मोड़ ली और अपने साथी खिलाड़ियों से भी मिलना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद टीम का कप्तान चिरंजीव मिला। तुम चले क्यों आए? उसने बेतकल्लुफी से पूछा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कहने लगा, उस दिन हमने अतानून को खेलने का मौका दिया। यह कॉलेज में उसका आखिरी साल है, इसलिए उससे कॉलेज कलर मिल जाएगा। पर मैं अंदर ही अंदर इतना कुढ़ रहा था कि मैंने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उससे इतना भी नहीं कहा कि अगर ये बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दिन बीतने लगे, मैंने हॉकी खेलना छोड़ दिया। अब उस घटना को याद करते हुए मुझे पछतावा होता है। मैंने झूठे दंभ के कारण हॉकी खेलना छोड़ दिया था। जिसे मैं आत्मसम्मान समझ रहा था वह झूठा दंभ ही था और बड़ा बचकाना निर्णय था। और मेरे इस व्यवहार के पीछे एक और कारण भी था। मैं अपने भाई के पदचिह्नों पर चल रहा था। कुछ ही समय पहले बलराज ने अपने वोट क्लब से इस्तीफा दे दिया था। वह कॉलेज की वोट क्लब का सेक्रेटरी था। क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर मेथाई द्वारा इतना भर पूछ जाने पर कि तुमने क्लब का हिसाब किताब का चिट्ठा अभी तक दफ्तर में क्यों नहीं दिया, बलराज ने अपमानित महसूस किया, मानो उसकी नीयत पर शक किया जा रहा हो, और हिसाब के चिट्ठे के साथ अपना इस्तीफा भी दे आया था। मैंने जो हॉकी खेलना छोड़ दिया तो वह बहुत कुछ बलराज की देखा देखी ही था, दंभ में आकर। आज याद करने पर मुझे अपनी नासमझी पर बड़ा गुस्सा आता है। कप्तान द्वारा यह बता दिए जाने पर कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे अपना गुस्सा भूल जाना चाहिए था और हंसते हंसते हॉकी ग्राउंड पर लौट जाना चाहिए था। हॉकी खेलने में मुझे अपार आनंद मिलता था और कॉलेज टीम का सदस्य होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे कॉलेज कलर मिलता, मेरा आत्मसम्मान बल्लियों ऊपर उठता। कॉलेज टीम के खिलाड़ी तो छाती तान कर कॉलेज की गलियारों में घूमते थे। यह किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगले साल मैं एमए का छात्र था तो हॉकी टीम का एक नया कप्तान खन्ना मुझसे आग्रह करने लगा कि मैं हॉकी टीम में लौट आऊं और मुझे हॉकी टीम का सेक्रेटरी बनाया जाएगा। पर मैं नहीं माना। हॉकी से नाता तोड़ना मेरे लिए पत्थर की लकीर बन चुका था। वह भी मेरे रवैये पर हैरान हुआ, पर चुप हो गया था। यदि कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे पछतावा ना होने लगता और मैं अपने को वंचित महसूस नहीं करने लगता तो ये मामूली सी घटना बनकर रह जाती। पर यह घटना तो बरसों तक दिल को कचोटती रही। आज भी कभी कभी मैं नींद में अपने को सपने में हॉकी खेलता देखता हूँ। इतना बढ़िया खेलता हूँ कि सपने में स्वयं ही अश अश कर उठता हूँ। ऐसा दाव लगाता हूँ कि ध्यानचंद क्या खेलता होगा। उन्हीं दिनों एक और घटना भी घटी और वह भी दिल पर गहरी खरोंच छोड़ गई। उस वर्ष मैं हॉस्टल छोड़कर अपने बहनोई श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकर के साथ ब्रेडला हॉल के निकट उनके घर पर रहने लगा था। हॉस्टल छोड़ते ही मैं जैसे किसी दूसरे शहर में पहुंच गया था। चंद्रगुप्त जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। लाहौर में उन दिनों अपना प्रकाशन गृह चला रहे थे। जहाँ कॉलेज का माहौल अंग्रेजियत का था, वहाँ चंद्रगुप्त के घर हिंदी साहित्य की चर्चा रहती। गाहे बगाहे लेखकों का आना जाना भी होता। वात्स्यायन जी से पहली बार वहीं पर मिलने का मौका मिला, देवेंद्र सत्यार्थी से भी। उन्हीं दिनों उपेंद्र नाथ अश्क को भी साइकिल पर बैठे सड़कों पर जाते देखा करता। लगभग हर शाम चंद्रगुप्त जी के साथ माल रोड पर लंबी सैर को जाता। चंद्रगुप्त जी हिंदी साहित्य की चर्चा करते, जो मेरे लिए अभी दूर पार का विषय था। भले ही मेरी एक कहानी और 2 एक कविताएं कॉलेज की पत्रिका रावी में छप चुकी थी।
एक दिन चंद्रगुप्त जी ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद कुछ दिनों के लिए लाहौर आ रहे हैं और हमारे ही निवास स्थान पर ठहरेंगे। यह बहुत बड़ी सूचना थी, पर मुझ पर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। प्रेमचंद्र की विशिष्टता से मैं अनभिज्ञ तो नहीं था, पर जाड़ों की छुट्टियों में मैं घर जाने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। इसमें भी संदेह नहीं था कि उन दिनों मेरे मस्तिष्क में अंग्रेजी साहित्य हावी था और मैंने उस अवसर के महत्व को गौण समझा। चंद्रगुप्त जी ने बहुत समझाया कि ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है। तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल कर सकेंगे। पर मैं नहीं माना और यह कहकर कि भविष्य में ऐसा अवसर मिल सकता है, मैं रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। प्रेमचंद जी आए, उसी घर में 5 दिन तक ठहरे और जब मैं छुट्टियों के बाद लाहौर लौटा तो वह जा चुके थे। तब भी मुझे कोई विशेष खेद नहीं हुआ। खेद तब हुआ जब कुछ ही महीनों बाद पता चला कि प्रेमचंद संसार में नहीं रहे, और भी गहरा दुख तब हुआ जब एक लंबे रेल सफ़र में गोदान पड़ता रहा और पुस्तक समाप्त हो जाने पर अभिभूत सा बैठा रह गया। तब इस बात का और भी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं कितना अभागा हूँ जो उस सुनहरे अवसर को खो बैठा। कभी कभी सोचता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने अपनी इच्छाओं से विवश होकर कोई भी दो टूक फैसला नहीं किया। मैं स्थितियों के अनुरूप अपने को ढालता रहा हूँ। अंदर से उठने वाले आवेग और आग्रह तो थे, पर मैं उन्हें दबाता भी रहता था। मैंने किसी आवेग को जुनून का रूप लेने नहीं दिया। मैं कभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं था कि ज़िंदगी में यही एक मेरा रास्ता है, इसी पर चलूँगा। कभी कभी सोचता हूँ कि साहित्य सृजन जीवन की सच्चाई की खोज है, तो जीवन के अनुभव इस खोज में सहायक ही होते होंगे। इस तरह जीवन के अनुभवों को गौण तो नहीं माना जा सकता। इस अनुभवों से दृष्टि भी मिलती है, सूझ भी बढ़ती है, लेखक के संवेदन को भी प्रभावित कर पाते होंगे। मैं इस तरह की युक्तियां देकर अपना ढाढ़स बंधाता रहा था। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में। नमस्कार।